तो यहाँ प्री बोर्ड परीक्षा 2026 सब्जेक्ट इंग्लिश हाई स्कूल 10वीं का पेपर है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ का एक क्वेश्चन है, वाई आर हिल्स एंड माउंटेन्स इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पर इसका आंसर है, दे मेक द लैंड प्रोडक्टिव। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे मेक द लैंड प्रोडक्टिव। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन है, द हिमालयन रिवर्स आर परमानेंट इन नेचर बिकॉज। तो यहाँ पर ये है लेयर कंटिन्यूसली मेल्ट्स एंड दिस मेल्टेड स्नो इज सोर्स ऑफ दोज परमानेंट रिवर्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है, दे आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो एंड आइस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू द हिमालयाज स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। तो हिमालय इंडिया में क्या आने के लिए रोकता है। तो यहाँ पर क्या है, साइबेरियन वाइंड्स आउट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है, कोल्ड साइबेरियन विंड्स। इसके बाद यहाँ पर विच ट्रीज आर रिच सोर्स ऑफ टिम्बर। तो यहाँ पर अब हम इसमें ढूंढ के देखेंगे, ये है द कॉनिफर ट्रीज आर रिच सोर्स ऑफ टिम्बर। तो बड़ी आसानी से सब कुछ मिल रहा है। तो यहीं पर सही ऑप्शन क्या है, सी है, कॉनिफर ट्रीज। फिर विच फ्रूट ग्रोज इन द हिमालयाज। तो यहाँ विच फ्रूट ग्रोज इन द हिमालयाज, तो यहाँ पर ये है एप्पल्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्पल्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, एप्पल्स हो गया। इस तरह से इसका है, ये पूरे के पूरे जो हैं पैराग्राफ से मिल रहे हैं। यदि आप अच्छे से पढ़ते तो बड़े आसानी से इसको ढूंढ सकते थे, थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत थी। इसके बाद ये सेकंड पैसेज है। सेकंड पैसेज में देख लेते हैं इसके आंसर्स को। ये है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये 21,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन हो गया, 21,000 किलोमीटर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। तो ग्रेट वॉल बनाने का प्राइमरी पर्पज क्या था, ये था टू प्रोटेक्ट चाइनीज टेरिटरीज फ्रॉम द इन्वेशंस। तो यहाँ पर सही आंसर देख लीजिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्थर्न इन्वेशंस। इस तरह से इसका आंसर उसी के अंदर से बड़ी आसानी से मिल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन मिथ अबाउट द ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल के बारे में क्या झूठ या अफवाह फैली है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये मिथ मिल गया, द वॉल इज नॉट विजुअल फ्रॉम द स्पेस विथआउट इट। तो ये है, इट इज़ विजुअल फ्रॉम स्पेस विथआउट एड, ये इसका मिथ हो गया। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बिसाइड्स डिफेंस व्हाट अदर फंक्शंस डिड द ग्रेट वॉल सर्व। तो ग्रेट वॉल इसके अलावा क्या कार्य करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें मिलेगा, ये ट्रेड अलोंग द सिल्क रोड, रेगुलेटिंग द इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। तो यहाँ पर ये सही आंसर ये है, कंट्रोल ट्रेड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशन। फिर नेक्स्ट है, टुडे द ग्रेट वॉल इज सिंबल ऑफ। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेट वॉल, यहाँ पर ये लिखा है सिंबल ऑफ चाइनीज रेजिलेंस। तो यहाँ पर ये है चाइनीज रेजिलेंस एंड इंजीनियरिंग स्किल। तो ये ऑप्शन सही है। तो बड़ा सिंपल सिंपल सा था, ढूंढते आप तो आसानी से मिल जाता है। भले अंग्रेजी पढ़ते न बने, पर आप शब्दों को मिलाइए क्वेश्चन से, आंसर से, तो बड़े आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन है, इसका नोट मेकिंग है। तो आप मेरे एल के फिजिक्स यूट्यूब चैनल को डाउनलोड करके नोट्स कैसे तैयार करते हैं उससे आप इसको बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, फुल फ्री कंसेशन के लिए आया था। तो इसको भी यदि आपको अच्छे से समझना देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के और प्ले लिस्ट में जाइए टेंथ इंग्लिश के, और टेंथ इंग्लिश के प्ले लिस्ट में आपको सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसी तरह से ये 5 नंबर का है। यहाँ पर जो है इस हमको ऐसे लिखना था। तो जनरली वंडर्स ऑफ साइंस आप लर्न करते हैं तो ये टॉपिक बना के उसी का लिख सकते थे, साइंस एंड मैन का। वैल्यू ऑफ गेम्स भी आया था, एनी फेस्टिवल का भी आया था, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, जो भी आपसे बन जाए। तो ऐसे भी लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है, वो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है उससे आप देख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द सीन्स ऑफ द प्लेग्राउंड ऑफ द वर्ड्स। तो देखिए बरसात हो रही है, बच्चे छाता लगा करके खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड का सीन है, इसके वर्ड्स बनाना है, 75 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। तो उस पैराग्राफ को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पैराग्राफ को मैंने कुछ लिखा है। द पिक्चर शोज अ लिवली सीन ऑफ प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रेनफॉल। तो ये बरसात के समय का प्लेग्राउंड का जो पिक्चर है वो लाइवली शो है। इट इज़ रेनिंग हैवली, बरसात तेज हो रही है। बट द चिल्ड्रन आर स्टिल इंजॉइंग देमसेल्व्स, लेकिन इसके बाद भी बच्चे अपने आप में इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द वेट ग्राउंड वाइल होल्डिंग अम्ब्रेलाज, वो अम्ब्रेला को पकड़ करके और गीले मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर रनिंग फास्ट एंड ट्राइंग टू किक द बॉल इनटू द गोल पोस्ट। तो कुछ बच्चे जो हैं फास्ट रन कर रहे हैं, बॉल को किक करना चाहते हैं कि वो गोल पोस्ट में चली जाए। द प्ले ग्राउंड इज़ फुल ऑफ जॉय, एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। जो प्ले ग्राउंड है उसमें उनको खूब मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। The rain has not stopped their fun. Instead, it has made their game more enjoyable and cheerful. तो रेन ने उनके गेम को ख़राब नहीं किया, बल्कि उसको और इंजॉयबल बना दिया, मज़ेदार बना दिया। इस तरह से आप कुछ सेंटेंस अपने से बना करके लिख सकते हैं। मैं ये कुछ नमूने बताया हूँ यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए माय अंकल टीचेस इन यूनिवर्सिटी, अब हमको ए अंदा में भरना है। तो आप यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो ये यायज्ञ से लिखेंगे, मतलब इसका जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, हिंदी के कॉन्सोनेंट के अक्षर से। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट बॉट मिल्क टुडे। तो यहाँ नॉट लगा है तो जनरली नॉट के साथ हम क्या लगाते हैं, एनी। तो इसमें एनी भरा जाएगा। फिर व्हेन आई वॉज यंग आई क्लाइम ट्रीज, तो कैपेसिटी के लिए, क्षमता के लिए हम कैन और कुड भरते हैं। वाज लगा है, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो इसमें क्या भरेंगे, कुड भरेंगे। ही डाइट कैंसर, तो इसमें ये वाला ऑफ भरेंगे। जनरली बीमारी से मरने पर कैंसर, कॉलरा कुछ भी है तो ये वाला ऑफ भरते हैं, ओ एफ वाला, तो यहाँ पर ओ एफ भरेंगे। इसके बाद द अर्थ राउंड द सन, यहाँ मूव है, मूव्स है, मूविंग है। तो अर्थ जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या सही रहेगा, मूव्स। फिर ये फोर्थ है, वी टू सर्व आवर नेशन। तो जनरली ये टू लगा हो, तो जब टू लगा होता है तो ऑट को वो फॉलो करता है, माने ऑट लगेगा तभी टू लगेगा। तो यहाँ पर ऑट टू हो जाएगा, तो ये सही आंसर इसमें ऑट भरा जाएगा। अब चलिए यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड की बात करते हैं। अक्सर लड़के डू एज डायरेक्टेड गलत करते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है कि कैसे कैसे डू एज डायरेक्टेड करते हैं। यहाँ पर है, इफ़ दे डू नॉट टेक अ टैक्सी दे विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अब इसमें हमको अनलेस लगाना है। अनलेस का मतलब होता है यहाँ इफ़ प्लस क्या है, नॉट। तो इस सेंटेंस से हमको इफ़ भी हटाना है, साथ में नॉट भी हटाना है। तो यहाँ इफ़ है, इफ़ की जगह आप क्या लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे। थोड़ा अच्छे से देखते जाइएगा, और ये डू नॉट भी हट जाएगा। तो ये पूरा क्या बना, अनलेस दे टेक अ टैक्सी, बाकी पूरा सेंटेंस उतार देना है। तो इस तरह से इसको अनलेस लगा करके आपको सही करना है। दोबारा से देखिए, इफ़ की जगह पर क्या लगाएंगे, अनलेस, साथ में डू नॉट हटा देंगे। अब जो बचेगा पूरा सेंटेंस इसी तरह से कॉपी कर देना है। फिर यहाँ पर जो है, मेक इंट्रोगेटिव, रवि डज वर्क होमवर्क रेगुलरली। अब इसमें लड़के जनरली क्या करते हैं, डज भर सामने लगा देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन इसका कैसे बनेगा, तो यहाँ पर डज सामने हो जाएगा, ये हो जाएगा डज। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, रवि।
इसके बाद यहाँ पर डू भी लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है, ये डज का क्या हो जाएगा, डू, और यहाँ पर डज लग जाएगा। डज का डू हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, हिज। इसके बाद क्या लिखेंगे, होमवर्क, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, होमवर्क के बाद डेली। तो इस तरह से यहाँ पर बाकी सेंटेंस उतार देना है जैसा पूरा सेंटेंस है। तो ये होमवर्क हो गया, इसके बाद क्या हो गया, इसमें क्या लिखा है, रेगुलरली, तो ये रेगुलरली लिख लेंगे। तो बाकी सेंटेंस उतार दी, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में ये शुरुआत कहाँ से होगा, डज। जब डज लग जाएगा तो यहाँ मेन वर्ब आ जाएगा डू। और यही अक्सर गलती करते हैं लड़के, ये डू लगाना भूल जाते हैं। तो अच्छे से आपको समझना है, डू रवि, डज रवि डू हिज होमवर्क रेगुलरली, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। इसमें हम टू और टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पर सो पकड़ना है ना, ये सो, और दूसरा हमको ये दैट ही कैन नॉट, इतना पकड़ना है। तो इन दोनों को हटा करके हमको टू और टू लगाना है। मतलब इस सो की जगह पर क्या लगेगा, टू लग जाएगा। तो ये हो जाएगा, हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर। फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कैसे बनेगा। ये हो गया हरीश, ये पूरा लिख दिया हूँ। इज लिखा है, यहाँ इज भी लिखना है। अब हमको सिर्फ सो देखना होता, तो इस सो की जगह हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। फिर ये टायर्ड है तो यहाँ पर लिखेंगे टायर्ड। और इसके बाद देखिए दैट ही कैन नॉट, इतना हटाना है, उसकी जगह पर लिख देंगे टू। फिर ये हो जाएगा वॉक, ये जो लिखा है वही लिख देंगे, एल के भी है, वॉक एनी मोर। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम टू और टू से बनाएंगे। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू निगेटिव, हमको निगेटिव बनाना है। तो यहाँ जब पास्ट है, तो पास्ट को निगेटिव बनाने के लिए, ये पास्ट इंडिफिनिट है, कोई आपको हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दिख नहीं रही है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हमको डू, डिड और डज के बारे में सोचना होता है। तो पास्ट है तो इसमें डिड लगेगा, तो ये सीधा ऐसा हो जाएगा सी। इसके बाद लगेगा डिड नॉट, ये तो लग गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, ये लिव्ड लिखा है, सेकेंड फॉर्म लिखा है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिव, और इसके बाद ये हो जाएगा इन शिवपुरी। इस तरह से इसका हमको निगेटिव बनाना है। तो डिड नॉट भी लगा है, और लिव में लिव्ड था तो हमको क्या लिखना है, लिव। इतना ही आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या बदलना है, बाकी सारी चीज़ों को तो कॉपी कर रहे हैं। इसके बाद ये फिफ्थ नंबर का देखते हैं। सी इज पेंटिंग द डुअर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो ये द डुअर पहले से हो जाएगा। बाकी आपको पैसिव वॉइस का पूरा फार्मूला समझना है तो आप मेरे चैनल में, एल के फिजिक्स यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें प्लेलिस्ट है ग्रामर की और ये टेंथ की। तो उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप पूरा वॉइस का फॉर्मेट समझ सकते हैं। तो देखिए ये द डोर है, तो सबसे पहले ये हम लिख लिए द डोर। इसके बाद यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट का है, तो या तो इज वा आर एम लगता है, तो डोर के साथ ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। अब ये आई एन जी वाला है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है, बीइंग। और आप तो जानते हैं वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो द डोर इज बीइंग। अब इसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेंटिंग का, तो ये क्या बनेगा, पेंटेड। अब यहाँ पर बाय लगाना है, और ये सी का क्या हो जाता है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी सब्जेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरह से द डोर इज बीइंग पेंटेड बाय हर, इस तरह से इसका बनेगा पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर सेकंड में देखिए, लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड। जनरली टेंथ में जो है सेकंड सेंटेंस जो होता है उसमें हु लगाने के लिए ही आता है, तो सेकंड सेंटेंस आपको देखना है।
ये लेंचो है, यहाँ पर आपको ये ढूँढना होता है कि इज है, वाज है, जो है उसके ही पहले हु लगता है। तो चलिए मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ जिसको मैं ये बॉक्स बनाया हूँ देखना है। तो पहले क्या लिखा है? लेंचो, तो मैं लेंचो लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ वाज लगा है, वाज के पहले क्या लग जाएगा? हु। और बाकी सेंटेंस को उतार देंगे, वाज ए पिजेंट, ऐसे ये लिखा। इसके बाद हमारे इस सेंटेंस में ऊपर का सेंटेंस अब मिलाना है इसी के साथ ना, तो लेंचो दोबारा हो रहा है तो लेंचो छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है? रॉट अ लेटर, रॉट अ लेटर टू गॉड। इस तरह से ये बाकी चीज़ें उतारना है। तो अब आप इसमें क्या ध्यान देंगे कि यहाँ वाज के पहले हु लगाना है, पूरा उतारना है। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें से लेंचो हटा करके बाकी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देना है। तो इस तरह से इसका ये जो है हु हम यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं। अब हमारे पास ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी। तो जब सेंटेंस में हमको इट बनाना होता है तो या तो इज ढूंढना पड़ता है या वाज। तो इधर से देखिए ये सेंटेंस, इसको पकड़िए, इजी है ना, तो यहीं से चालू करेंगे, इट इज इजी। ये इज है ना, थोड़ा सा देख लें, इट इज इजी। फिर बाकी ये सेंटेंस है इसके आगे से उतार देंगे, इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, थोड़ा देख लेना। ये पेन से लिखने में यहाँ पर स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये इट इज़ इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। अब चलिए यहाँ पर जो है 9 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 pesos? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो है 70 pesos ही कलेक्ट कर पाया था चंदे के रूप में। फिर यहाँ है व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज? तो असम को क्या जाना जाता है? तो वहाँ टी ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टी कंट्री। तो ये सही ऑप्शन ए है। इसके बाद है इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? तो जो क्रो था, कौवा था, वो कहाँ बना बैठा था? ऑन ए हेमलॉक ट्री। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ है अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन। अमांडा एक अनाथ की तरह क्यों बनना चाहती थी या रहना चाहती थी? इसका सही आंसर है टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज। तो अनाथ की जो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, उसके एंजॉय के लिए वो इस तरह से सोच रही है। अब यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ लाइंस एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं प्रोज से और कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं जनरली, एक दो क्वेश्चन के आंसर इसके भीतर ही मिल जाते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन है वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? तो आप इसको आराम से पढ़ेंगे, ये रिकॉर्डेड है ऑन द सम वॉल। यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया? वॉल हो गया। इसके बाद द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व बिकॉज बेकिंग वॉज ए। तो यहाँ देखिए बेकिंग कैसा था, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, वो नेवर स्टार्व है। तो इस तरह से आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? प्रॉफिटेबल है। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टार्व। अब देखिए यहाँ पर ये नेवर स्टार्व लिखा है और यहाँ पर ऑलवेज लिखा है, मतलब ये सेंटेंस कैसा है? फॉल्स है। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना था। अब इसी का बी पार्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ फॉग वाले से कुछ एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर पोयम के एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं और उसके कुछ 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें हमको आंसर करना होता है। तो द फॉग इज कंपेयर टू, तो फॉग का कंपेरिजन यहाँ से देख सकते हैं क्या है? कैट है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कैट। द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर, तो देखिए ये लिखिए, इट्स सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? हार्बर एंड सिटी। फिर थर्ड है नेम द पोएट ऑफ द पोएम अबाउट टेक्स्ट। अब इसको ढूंढेंगे तो इसके अंदर नहीं मिलेगा,
इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन से पोयम का कौन पोएट है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कार्ल सैनबर्ग। अब चलिए यहाँ पर 11 नंबर के क्वेश्चन हैं और इसके आंसर हमको देखना है। तो इसमें हमको 6 करना होता है और यहाँ पर 7 दिए रहेंगे। आप 7 का 7 भी कर सकते हैं। जैसी टाइम मिले तो आप 7 का 7 ही कर दीजिए। जिसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे उसको कंसीडर किया जाएगा नंबर ऐड करने के लिए। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया हूँ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर आपके पैटर्न में हो सकता है। तो आप चाहे ये वाला याद कर लें या आपको याद है तो अच्छी बात है। देखिए, द रेन फर्स्ट फेल जेंटली एंड हैप्पीली बट सून टर्न इनटू हेलस्टॉर्म। तो शुरू में बरसात तो अच्छे से हो रही थी, लेकिन जल्दी ही वो हेल स्टोर्म में बदल गई। एक जो है ओला गिरने लगा और आंधी तूफान आने लगा। द हेल डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स completely, लीविंग हिज फील्ड्स रून्ड एंड फूडलेस। तो हेल ने लेंचो के क्रॉप्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके खेत को पूरा नष्ट कर दिया और उसमें कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। इस तरह से था इसका आंसर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन एब्लिगेशंस डिड मंडेला मेंशन इन स्पीक। मंडेला ने अपने स्पीक में कौन सी दो जिम्मेदारियां ऑब्लिगेशंस के बारे में बात की है। तो आंसर है, मंडेला सेड एवरी पर्सन हैज ट्विन एब्लिगेशंस। हर व्यक्ति को दो जिम्मेदारी होती हैं। वन टुवर्ड्स देयर फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला तो वो अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए वो जिम्मेदार है। एंड द अदर टुवर्ड्स देयर पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। दूसरा वहाँ के समुदाय के लोगों को, देश के लिए उसकी भी जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पर आंसर देखिए, द यंग सीगल वॉज ड्रिवन बाय हंगर, seeing his mother with food, he dived towards her and in fear flapped his wings and learned to fly। तो यही है कि वो किस तरह से, कौन सी चीज़ है जो सीगल को उड़ने के लिए कंपेल की। तो वहाँ पर उसकी भूख ही है जो उसको कंपेल की। जब उसकी माँ उसके खाने के लिए कुछ पास में लाई तो उस खाने के चक्कर में वो डाइव कर गया और अपने पंखों को फड़ाने लगा। इस तरह से वो उड़ना सीख गया। नेक्स्ट है, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विथ एनी। तो एनी से मिस्टर कीसिंग क्यों नाराज थे। तो यहाँ पर मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड बिकॉज एनी टॉक्ड टू मच इन क्लास, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बस बात करती थी। वैसे इतना ही आंसर है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप लिख देंगे तो ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। अब देखिए, एक क्वेश्चन भी आया है और इसका पैराग्राफ भी आया था बेकर वाले का। आप वहाँ से इसका आंसर भी दे सकते थे। तो आपको ये भी समझना है, कई बार कुछ क्वेश्चन के आंसर उसी के भीतर से ही मिल जाते हैं। यदि आप ये बेकर वाला ये वाला पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ये मंथली अकाउंट्स है और इतना लिख देंगे तो उसका आंसर बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर द बेकर मंथली अकाउंट्स वेर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। आप इतने तक लिख दीजिए, बाकी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा लिख दिया हूँ। आपको बनना ही तो लिख भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। तो ऑटर का नाम मैक्सवेल क्यों रखा गया है, तो इसको देख लेते हैं। द ऑटर वॉज नेम्ड मैक्सवेल ऑटर बिकॉज इट वॉज बॉट बाय द ऑथर, क्योंकि ऑथर से खरीदा गया। फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड मैक्सवेल, एक जगह से जिस जगह का नाम था मैक्सवेल। एंड बिकेम ए पेट विथ प्लेफुल हैबिट्स। तो यहाँ आप ये मैक्सवेल तक ही लिख देंगे, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना छोटा भी आप आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड। तो बुद्ध के अनुसार जो है, कौन अपने दिमाग माने दिमाग की शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा, वन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड बाय कंट्रोलिंग डिजायर्स,
तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, अवॉइडिंग ग्रीड, लालच नहीं करना, एंड फॉलोइंग द मिडिल पाथ ऑफ मॉडरेशन एंड विजडम। तो हमको विवेक से काम लेना है। इस तरह से आप दूसरे आंसर भी कर सकते हैं जो भी आपको याद हो। फिर है क्वेश्चन, व्हाई डिड लोमो गो टू द हाउस ऑफ सुबको। तो लोमो जो है सुबको के घर क्यों गया था। तो यहाँ पर लोमो वेंट टू सुबकोस हाउस टू प्रपोज मैरिज टू हिज डॉटर नटालिया। बस इतना तक आप इसमें लिख दीजिए, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पर्याप्त आंसर है। वो नटालिया से शादी के लिए प्रपोज करने के लिए सुबको के घर गया था। अब 12 नंबर का आंसर जो इसमें आया था क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। ये तो हम 11 नंबर के क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर 12 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें हमको कोई दो करना होता है, जितना आपसे बने उसमें आपको करिए, दो या तीन भी कर सकते हैं, टाइम तो पर्याप्त बच जाता है इसमें। तो इसमें 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो में क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स ऑर्डिनरी एंड अनप्लीजेंट थिंग्स। तो बस इतना ही लिख दीजिए अनप्लीजेंट थिंग्स तक यहाँ पर, या अनहैप्पीनेस भी लिख सकते हैं, सैडनेस भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस। तो द ट्रीज वाले चैप्टर से है कि किस तरह से जो है ट्रीज ने, जब हम घर से निकाले तो ट्रीज हाउस को कैसे अफेक्ट किया। द हाउस विल बिकम एम्प्टी एंड लाइफलेस। जब वहाँ से उस ट्री को निकाला गया तो जो घर था वो खाली था और सुनसान हो गया था, लगता है वहाँ कोई है ही नहीं। इट विल लूज इट्स फ्रेशनेस, सैड एंड कनेक्शन विद द नेचर, मेकिंग इट डल एंड अननेचुरल। तो वहाँ जो है घर का फ्रेशनेस है, वहाँ की छाया है, नेचर से जो कनेक्शन है वो सारा वहाँ से हट गया था, और उसको बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये नेचर में है ही नहीं, अननेचुरल लग रहा था। फिर क्वेश्चन है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज। कस्टर्ड जो है एक सुरक्षित जगह के लिए या पिंजरे के लिए क्यों चिल्लाता था। तो कस्टर्ड क्राइड फॉर सेफ केज बिकॉज ही वॉज टिमिड एंड fearful बाय नेचर, अनलाइक द अदर ब्रेव एनिमल्स इन द हाउस। तो कस्टर्ड जो है एक पालतू था और उसको डर लगता था हर चीज़ से, इसलिए वो छिपने की कोशिश करता था। अब यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 13 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर हम देख लें। तो यहाँ है, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी। तो जो डॉक्टर हैरियट थे वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थे। तो यहाँ पर डॉक्टर हैरियट वाज वरीड बिकॉज ट्रिकी वाज ओवरफिट, उसको ज़्यादा खाना खिलाया गया था, इनएक्टिव, वो बिल्कुल सुस्त था, एंड सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापा था, विच मेड हिम वीक एंड अनहेल्थी। तो जिसने उसको वीक और अनहेल्थी बना दिया था। तो आप अपने वर्ड्स में यदि कुछ और याद किए हों तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इसी का है, व्हाट डिड द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो जो थीफ था, चोर था, अनिल से अपने काम के बदले में क्या पाया। तो यहाँ पर द थीफ गॉट फूड, उसको खाने को मिला, शेल्टर रहने को मिला, एंड एजुकेशन फ्रॉम द अनिल। आप इतना भर लिख सकते हैं, इतना ही काफ़ी है, बाकी आपसे आगे बन जाए, हु आल्सो प्रोमिस्ड टू टीच हिम हाउ टू रीड राइट एंड कुक। तो ये आंसर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, हाउ वाज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो ऑसिबल जो है दूसरे जासूसों से किस तरह से डिफरेंट था। तो ऑसिबल वॉज फैट, स्लो मूविंग एंड सिंपल लुकिंग। वो मोटा था, धीरे धीरे चलता था, सिंपल दिखता था, अनलाइक द टाइपिकल स्मार्ट एंड एथलेटिक सीक्रेट एजेंट्स। दूसरे एजेंट्स की तरह जो हैं वो स्मार्ट थे, बहुत तेज चलते थे, उनसे अलग था। बट ही वॉज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, पर वो होशियार था, चतुर था।
अब हम इसके 14 नंबर को क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। देखिए 14 नंबर्स में 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनमें हमको एक क्वेश्चन करना होता है और ये प्रोज से आता है, फर्स्ट फ्लाइट से। तो इसके आंसर देखिए। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा और उसने उसमें नीचे साइन गॉड के रूप में क्यों किया। द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो बिकॉज ही वॉज टच्ड बाय लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड वांटेड टू हेल्प हिम आफ्टर हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। तो जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के लेटर से भावुक हो गया था और उसका ये देख रहा था कि भगवान पर ये कितना भरोसा रखता है और उसकी फसल खराब हो गई थी तो उसकी मदद करने के लिए वो उसके पैसा भेजा। ही साइंड द लेटर एज ए गॉड, उस लेटर में गॉड की तरह उन्होंने साइन किया। दैट लेंचोज फेथ वुड रिमेन अनब्रोकन, ताकि लेंचो का भगवान पर भरोसा बने रहे, उसको लगे कि भगवान ने ही लेटर लिखा है। एंड ही वुड बिलीव दैट गॉड हिमसेल्फ हैड हेल्प्ड हिम, और उसको लगे कि भगवान ने ही उसकी मदद की है, इसलिए उसने लेटर में गॉड साइन किया था। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। तो वली ने बस में सवारी करने के लिए कैसे प्लान किया। वली केयरफुली प्लान्ड हर बस राइड बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस। तो बहुत सारी जानकारी वो इकट्ठा की, जैसे डिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में, फेयर के बारे में, दूरी कितनी है, समय कितना लगता है, कितने बजे बस आती जाती है, किराया कितना है, ये सारा वो उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया। सी सेव्ड मनी बाय डिनाइंग हिमसेल्फ स्वीट्स एंड टॉयज। तो उसने पैसा भी बचाया स्वीट्स और टॉयज को डिनाई करके कि हम इसको नहीं खरीदेंगे। She learned that the fare was affordable and the journey was short. उसने ये भी जाना कि जो फेयर है कम है, किराया, और जो जर्नी है बहुत देर की नहीं है। With the proper planning and courage, she fulfilled her wish to ride the bus. तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ, हिम्मत के साथ उसने बस की सवारी को पूरा किया। अब यहाँ 15 नंबर का 2 क्वेश्चन है जो पोयम से होता है और देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ देखिए, डिस्क्राइब अमांडाज कैरेक्टर एंड स्टेट ऑफ माइंड। अमांडा के कैरेक्टर को, चरित्र को बताना है, उसके सोच के बारे में हमको बताना है। अमांडा इज ए सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव गर्ल हु लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम एंड पीस। तो अमांडा जो है एक सेंसिटिव गर्ल थी और इमेजिनेशन में थी, मतलब बहुत सारा सोचती थी और उसको बहुत स्वतंत्रता और शांति चाहिए थी। सी फील्स इरिटेटेड बाय कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। वो इस बात से परेशान होती थी कि उसको लगातार इंस्ट्रक्शंस मिलते थे और रोक लगाई जाती थी, रिस्ट्रिक्शंस होता था। इन हर इमेजिनेशन शी escapes into a peaceful world where she can live freely without the interference। वो अपने इमेजिनेशन में ये रहती थी कि ऐसी जगह से वो चली जाए जहाँ पर उसको कोई इंटरफेयर ना करे, वो फ्रीली लिव कर ले। सी रिप्रेजेंट्स द इनर फीलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन हु डिज़ायर इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल स्पेस। तो ये उन बच्चों के बारे में रिप्रेजेंट करती है जो चाहते हैं कि उनको फ्री रहने को मिले, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो और कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द बाल पोयम। बाल पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। द पोयम हाईलाइट्स हाउ ए चाइल्ड लर्न्स अबाउट लॉस। पोयम इस बारे में बताती है कि बच्चा कैसा किसी लॉस के बारे में समझता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझता है। लूजिंग द बॉल टीचेस द बॉय एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट एक्सेप्टिंग लॉस। तो जब बॉल को खो देता है तो उस चीज़ से वो यह सीखता है कि किसी चीज़ के गुमने से या खो जाने से कैसा महसूस होता है। ग्रोइंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग दैट
नॉट एवरीथिंग इन लाइफ कैन बी रिप्लेस्ड। और वो बड़ा होके ये समझता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। ये इसमें भी दो क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन करना होगा एग्ज़ाम में। यहाँ दोनों के आंसर हैं। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? तो आंसर है द इनविजिबल मैन बिकेम विजिबल व्हेन ही रिमूव्ड हिज बैंडेजेस एंड टेक क्लॉथ्स एट द इन। तो वो gradually parts of his body like his nose and head appeared, shocking everyone present। इनविजिबल मैन ने जब बैंडेजेस है और फिर उसको धीरे धीरे पहनना चालू किया, देखा, तो सब लोग वहाँ पर देखे कि ये विजिबल हो गया। इसका आंसर आप अलग से भी देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है व्हाट चेंजेस केम इन मटिल्डास लाइफ आफ्टर लूजिंग द नेकलेस? तो मटिल्डा की लाइफ पर क्या चेंज आया जब वो हार खो चुकी थी, नेकलेस खो चुकी थी? तो आफ्टर लूजिंग द नेकलेस मटिल्डास लाइफ बिकेम मिजरेबल। उसकी लाइफ जो है बहुत ही असहनीय हो गई थी, दर्द भरी हो गई थी। सी लॉस्ट हर ब्यूटी एंड कंफर्ट, अपनी सुंदरता को और अपने आराम को वो खो चुकी थी। वर्क हार्ड एज ए पुअर वोमन, और एक गरीब महिला की तरह कड़ी मेहनत करती थी। एंड सी लिव्ड इन पॉवर्टी फॉर 10 ईयर्स, और 10 साल तक वो गरीबी में जी। द एक्सपीरियंस मेड हर मैच्योर एंड रियलिस्टिक, और इस अनुभव ने उसे जो है मैच्योर बना दिया, समझदार बना दिया, और रियलिस्टिक मानो वास्तव जीवन में जीने की कला सिखाई। तो ये क्वेश्चन आंसर के नमूने थे। आपको दूसरे तरह का आंसर याद है तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये पेपर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इनको आप ज़रूर लर्न कर लें, बहुत सारे प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में इससे फंसेंगे। थैंक यू।